बी ब्लॉक के थर्ड लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं जनरल प्रॉपर्टीज की, बात कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, और उसमें भी नाइट्रोजन फैमिली को हमने सबसे प्राइम फोकस पे सबसे पहले लिया है 15 ग्रुप को। तो 15 ग्रुप में हम बॉइलिंग पॉइंट तक की बात कर चुके थे। अब हम लोग बात करने वाले हैं मेल्टिंग पॉइंट की, कि मेल्टिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर रहता है। तो नंबर जो भी होगा वो आप डाल लीजिएगा, 4th 5th 6th जो भी हो। हमारे पीडीएफ में 5th आ रहा है तो मैंने 5th डाल दिया है। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की बात की जा रही है, किसके किसके, हाइड्राइड की बात कर रहे थे हम लोग। हाइड्राइड में बॉन्ड एंगल डिस्कस कर लिया गया था, रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिस्कस हुआ था, थर्मल स्टेबिलिटी डिस्कस हुई थी, ये सारी बातें हो गई थी। अब हमारी बात आती है किस पे, बॉइलिंग पॉइंट हो गया था, मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है डाउन द ग्रुप एक तो इंक्रीज करता है, लेकिन जो NH3 है, NH3 का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। तो यानी कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज करना है तो pH3 से ज्यादा किसका होगा, SbH3 का। फॉस्फोरस के बाद कौन सा आएगा, AsH3, फिर उसके बाद आएगा, उसके बाद आ जाएगा किसका ज्यादा होगा, SbH3 का, और फिर कौन होगा, BiH3 का। लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है वो किसका होता है, NH3 का होता है। एक ही एक्सेप्शन है इसमें, NH3 जो फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए था ऑर्डर में, उसको हम सबसे ज्यादा पे ले रहे हैं, NH3। नोट कर लीजिए। और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट बोल रही हूँ, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के इनके हाई होने का रीजन भी यही है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। NH3 में क्या प्रेजेंट होता है, H बॉन्ड। सब बना सकते पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्स पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक कैरेक्टर या प्रोटॉन एफिनिटी। बेसिक कैरेक्टर या प्रोटॉन एफिनिटी। बेसिक कैरेक्टर का मतलब है लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी। जैसे मान लो हमने बोला कि अमोनिया जो है वो एक बेस है, तो किस बेस की बात हो रही है, लुईस बेस की बात हो रही है। अमोनिया एक बेस है, तो बेस किस बेसिस पे कहते हैं, इसमें क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर डोनेट करने की अगर टेंडेंसी होगी किसी भी कंपाउंड में, तो उसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ठीक है। और जो लोन पेयर इजीली डोनेट करेगा, लोन पेयर इजी डोनेशन होगा, जिसमें जो आसानी से डोनेट कर सकेगा उसको क्या बोलोगे, अच्छा बेस बोलोगे, बोलोगे उसमें बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है। और जो लोन पेयर डिफिकल्टी से डोनेट करेगा, मतलब लोन पेयर देना उसके लिए क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। लोन पेयर डिफिकल्ट डोनेशन, या डोनेशन इज डिफिकल्ट, उल्टा लिख दिया मैंने थोड़ा सा, आप सही लिख लीजिएगा। इसको बैड बेस बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद बेस एक तो इस तरीके से प्रूफ होता है, जो लोन पेयर आसानी से दे दे उसको बोलते हैं हम लोग अच्छा बेस, और जो लोन पेयर डिफिकल्टी से देगा उसको क्या बोलेंगे, गंदा बेस। मतलब दो चीजों को अगर कंपेयर करना है बेसिक कैरेक्टर को, तो लुईस बेस कैरेक्टर को इस तरीके से भी आप कर सकते हो।
दूसरी चीज, बेसिक कैरेक्टर का मतलब होता है प्रोटॉन एफिनिटी भी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई A माइनस है, इसने फटाफट प्रोटॉन को गेन कर लिया और इसने बना दिया HA, ये एसिड बना लिया। ये प्रोटॉन है, इसको गेन कर लिया, तो वो स्पीसीज जो प्रोटॉन को गेन करती है वो भी कहलाती है बेस। वो स्पीसीज जो प्रोटॉन को गेन करती है वो भी क्या कहलाती है, बेस। एक हम लोगों ने, एक तो लुईस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और एक वो भी तो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कौन सा, ब्रॉन्स्टेड लोरी का कॉन्सेप्ट। तो ब्रॉन्स्टेड लोरी में प्रोटॉन डोनर इज एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर इज बेस। तो ये A माइनस जो होगा ये क्या होगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया, तो इसको भी क्या बोलोगे आप, बेस। तो कोई चीज अगर आसानी से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रही है तो वो अच्छा बेस होगी, या कोई चीज आसानी से लोन पेयर को डोनेट कर रही है वो अच्छा बेस होगी। दो चीजों को के अगर बेसिक कैरेक्टर को आपको वो करना है, कंपेयर करना है, तो आप दो बेसिस ले सकते हो, किसी भी एक बेसिस से आप जस्टिफाई कर सकते हो। अगर लोन पेयर डोनेशन इजी है तो वो अच्छा बेस हो गया, डिफिकल्ट है तो खराब बेस हो गया। और अगर वो प्रोटॉन इजीली एक्सेप्ट कर लेता है तो अच्छा बेस है, प्रोटॉन अगर डिफिकल्टी से एक्सेप्ट करता है, मतलब प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, तो वो क्या होगा, गंदा बेस होगा। क्लियर है बात इतनी। अब हाइड्राइड वगैरह को कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सा अच्छा होगा कौन सा खराब होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका किससे आएगा, एग्जाम्पल से आएगा, ठीक। तो पहले लिखते हैं फिर एक्सप्लेनेशन समझेंगे किसका कौन अच्छा है कौन खराब है। जैसे अगर बेसिक कैरेक्टर की बात करें तो बेसिक कैरेक्टर की बात करो तो BiH3 बिस्मथ का जो हाइड्राइड है इसको सबसे लास्ट में रखते हैं, SbH3, फिर AsH3, फिर PH3 और फिर आता है NH3। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि सबसे अच्छा बेस कौन सा है, NH3 है। ऐसा होता क्यों है, देखो अगर BiH3 की बात करो तो Bi का एटम बहुत बड़ा सा होगा, है ना, हाइड्राइड बहुत दूर लगे हुए होंगे, हाइड्रोजन बहुत दूर लगे हुए होंगे, Bi के एटम का साइज बहुत बड़ा होगा, तो लोन पेयर भी क्या होंगे, बड़े एरिया में स्प्रेड होंगे ना। लोन पेयर स्प्रेड इन बिग एरिया, बड़े एरिया में स्प्रेड होंगे, है ना। कोई चीज अगर बहुत ज्यादा फैल जाए, किसी को देनी है, मान लो कि आपके घर में कोई इंस्ट्रूमेंट है ना, या आपके घर में मान लीजिए कोई चीजें हैं जो 10 चीजों का कलेक्शन है। आप क्या करो, आप उस चीज को आप अपने घर में और बगल वाले घर में रखो, दो जगह पे रखो। मान लो 6 यहाँ पे पड़ा हुआ है और 4 वहां पे पड़ा हुआ, कोई आपके घर से मांगने आया तो आप 6 यहाँ से कलेक्ट किए, 4 बगल से कलेक्ट किए और 10 इकट्ठा करके उसको दे दिया, है ना, वो कॉम्बो आपने उसको दे दिया। अब आपने क्या कर रखा है, अपना पूरा रायता मान लीजिए 5 घरों में फैला रखा है, कहीं पे 2 पड़े हैं, कहीं पे 3 पड़े हैं, कहीं 4, इस तरीके से 10 को आपने डिस्ट्रीब्यूट करके इधर उधर फैला के रखा। तो अगर उस चीज को आपको देना है तो क्या होगा, अब जगह जगह पे आप ढूंढो, निकालो वहां से और फिर कलेक्ट करके दो, है ना। इसी तरीके से लोन पेयर अगर बहुत बड़े एरिया में डिस्पर्स हो जाते हैं तो उनको देना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, उनका डोनेशन उतना इजी नहीं होता। जबकि अगर अमोनिया के केस की बात करोगे तो अमोनिया में हाइड्रोजन का साइज क्योंकि बहुत छोटा है, नाइट्रोजन का साइज छोटा है, साइज स्मॉल है, तो छोटे साइज होने की वजह से क्या होगा, फोकस्ड होंगे। एलपी जो होंगे लोन पेयर क्या होंगे, फोकस्ड ऑन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के आसपास में ही होंगे, बिल्कुल पास में।
तो क्या होगा इसका डोनेशन? इजी। क्लियर है बात? बोलो भाई। यहाँ पे बड़े एरिया में फैले होने की वजह से डोनेशन क्या हो गया? डिफिकल्ट। इसीलिए ये सबसे ज्यादा गंदा बेस है, पुअर बेस हो गया, और NH3 इन सब में सबसे अच्छा बेस। क्लियर? बोलो भाई। अब देखो, एक तो हमने लोन पेयर डोनेशन के हिसाब से देख लिया, दूसरा हमें ये वाला प्रोटॉन एक्सेप्टेंस के हिसाब से भी देखना है। प्रोटॉन एक्सेप्टेंस के हिसाब से देखना है। देखो, जैसे मान लो हमारे पास NH3 है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास H+ आया। H+ को हम क्या कहते हैं केमिस्ट्री में? कौन है ये? गरीब आदमी। गरीब आदमी है ना ये। तो गरीब आदमी के पास कुछ भी नहीं है, तो इसको चाहिए क्या? बॉन्ड बनाना है, इसके साथ जुड़ना है। जुड़ने का मतलब बॉन्ड बनाना। बॉन्ड बनाना है तो एक बॉन्ड बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए। तो अमोनिया क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को दे देगा, और अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को देते हुए हाइड्रोजन के साथ, H+ के साथ क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा। तो ओवरऑल में अगर देखो तो नाइट्रोजन का लोन पेयर गया है हाइड्रोजन के पास, तो एक तरीके से यहाँ पे जब अटैचमेंट होगा तो एक पॉजिटिव चार्ज बनेगा, अमोनियम आयन बनेगा। एग्री करते हैं सब लोग? ठीक। अगर जनरल वे में इस इक्वेशन को लिखो तो ऐसे लिख सकते हो, एलिमेंट अगर लिखते हो EH3, इसके साथ H+ जुड़ता है तो बनेगा क्या? EH4। ये बनेगा। ठीक। अब क्या है? अब NH3 की बेसिक नेचर ज्यादा है, तो हम ये प्रूव करेंगे कि NH3 जो है वो आसानी से जोड़ रहा है H+ को, और BiS3 का बेसिक नेचर कम है, यानी कि BiS3 H+ को डिफिकल्टी से जोड़ रहा है। डिफिकल्टी से क्यों जोड़ रहा है? देखो, NH3 के अगर बॉन्ड को देखो, NH3 के अगर बॉन्ड को देखो तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। NH3 का ये जो NH बॉन्ड है, इसमें बॉन्ड लेंथ क्या होगी? छोटी होगी। पास पास में है बिल्कुल, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, तो साइज पास पास में है। बॉन्ड लेंथ क्या होगी? छोटी होगी। बॉन्ड लेंथ स्मॉल है तो क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक। इसी तरीके से अगर एक और H+ आ गया तो ये स्ट्रॉन्गली बॉन्ड को जोड़ेगा। H+ का अटैचमेंट क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन कैसा होता है, खुद भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो H+ को जोड़ेगा तेजी से। ठीक। अब आगे देखो, आगे अगर आप देखते हो तो BiH3 है, तो BiH3 में क्या सिचुएशन है? BiH3 में Bi का साइज बड़ा है, तो ये वाली बॉन्ड लेंथ क्या हो गई? बड़ी हो गई। और जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती है ना। आपको पता है बॉन्ड का स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? डिक्रीज करेगी। यानी पे यहाँ पे Bi और H के बीच का जो अटैचमेंट है वो क्या है? वीक है। तो इसी तरीके से जब नया H+ आएगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है। नाइट्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है। पहले और लास्ट केस को कंपेयर कर रहे हैं, बीच को, इंटरमीडिएट को आराम से कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, तो अटैचमेंट क्या होगा? हाइड्रोजन का आने वाले H+ का अटैचमेंट कम होगा। तो H+ जो इनकमिंग है जुड़ तो जाएगा, पर अटैचमेंट is not so strong as in NH3.
उतना अच्छा अटैचमेंट नहीं होगा, जोड़ना नहीं चाह रहा है ना, उतना अच्छा अटैचमेंट नहीं है तो वीक बेस होना ही है। इसीलिए ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। और ये चीज क्या है, कोई समस्या हो तो बोलिए। ऑनलाइन बच्चा पार्टी नोट कर लीजिए अगर नहीं है समस्या तो। अगर समझने में देर लग रही तो समझ लीजिए, 1 मिनट दिमाग में प्रोसेस कर लीजिए। ठीक है, तो ये बात हो गई सारी किसकी, हाइड्राइड की हमने बात कर ली। 15 ग्रुप के हाइड्राइड की बात कर ली। 15 ग्रुप के हाइड्राइड कौन कौन से थे, NH3, SS3, PS3, SbS3, BiS3, इन सब की हमने बात कर ली। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 15 ग्रुप के हैलाइड की। 15 ग्रुप के किसकी बात करना चाह रहे हैं हम लोग, हैलाइड, हैलाइड्स ऑफ 15 ग्रुप, इनके बारे में बात। अब ये जो हैलाइड है ये दो तरीके के पॉसिबल है। हैलाइड्स दो तरीके के पॉसिबल हैं। कुछ के तो ट्राई हैलाइड बनेंगे। ट्राई हैलाइड का मतलब है एक एटम से 3 हैलोजन जुड़े। और कुछ के क्या बनेंगे, पेंटा हैलाइड। मतलब ये मान लो एलिमेंट है और ये हैलोजन है तो EX3 बनेगा, और ये एलिमेंट है और ये हैलोजन है तो EX5। कुछ EX3 बनाएंगे और कुछ EX5, कुछ दोनों भी बना सकते हैं। अब ट्राई हैलाइड की अगर बात करो, हेडिंग डाल लो ट्राई हैलाइड। ट्राई हैलाइड हेडिंग डालिए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट नोट करना है कि ट्राई हैलाइड कौन सा ट्राई हैलाइड पॉसिबल नहीं है। All trihalides of all element possible except कौन से पॉसिबल नहीं है वो लिख लेते हैं। एक सबसे पहला NCl3, NBr3, Ni3। NCl3, NBr3, Ni3 ये पॉसिबल नहीं है। बाकी सारे ट्राइहैलाइड जैसे PCl3, PBr3, Pi3 है ना, ASCl3, ASBr3 ये सब पॉसिबल है। कौन कौन से पॉसिबल नहीं है, नाइट्रोजन का क्लोराइड, नाइट्रोजन का ब्रोमाइड, नाइट्रोजन का आयोडाइड, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है, दो रीजन है इसके। हाँ क्या, दो रीजन है इनके
नॉन पॉसिबिलिटी के दोनों पॉइंट को ध्यान से समझेंगे और याद भी रखेंगे। दोनों पॉइंट को ध्यान से समझेंगे और याद भी रखेंगे। पहला है लो पोलैरिटी ऑफ NX बॉन्ड। पहला पॉइंट है लो पोलैरिटी ऑफ NX बॉन्ड। आपको पता है किसी बॉन्ड में पोलैरिटी कब डेवलप होती है? जब दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अच्छा खासा डिफरेंस होता है ना। यहाँ पे नाइट्रोजन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में नाइट्रोजन और ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, नाइट्रोजन और आयोडीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में ज्यादा कुछ अंतर नहीं होता, आसपास होती है इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसलिए इस बॉन्ड में पोलैरिटी ज्यादा डेवलप नहीं होती। और जहां पे बॉन्ड में पोलैरिटी आ जाएगी वो बॉन्ड पोलर होते ही अपने आप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है आयनिक बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। उसमें अलग तरीके के फोर्सेस अप्लाई होने लगेंगे जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो यहाँ पे NCl3 N और Cl की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, NBr में भी नहीं है और Ni3 में भी नहीं है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में। इसकी वजह से यहाँ पे इस बॉन्ड में पोलैरिटी ज्यादा नहीं आती है, मतलब चार्ज ज्यादा डेवलप होता नहीं है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वीक बॉन्ड रहता है। दूसरा जो इसका रीजन है दूसरा है वीकनेस ऑफ NX बॉन्ड। वही बात अभी जो बोली, वीकनेस ऑफ NX बॉन्ड। अब NX बॉन्ड वीक क्यों है? एक तो पोलैरिटी डेवलप नहीं हुई, दूसरा क्या है, लार्ज साइज डिफरेंस। N का साइज बहुत छोटा है, Cl का उसके कंपैरिजन में और बड़ा है, Br का उस और भी ज्यादा बड़ा और I का और भी ज्यादा बड़ा। साइज का अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा तो बॉन्ड में ओवरलैपिंग कंपैटिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, और ओवरलैपिंग अगर अच्छी नहीं होगी, किसी का p ऑर्बिटल मान लीजिए 5 फीट लंबा है, इतना होता नहीं है एटम, किसी का p ऑर्बिटल बहुत लंबा है और किसी का p ऑर्बिटल बहुत ही छोटा है, तो उसमें क्या होगा, ओवरलैपिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। ओवरलैपिंग अच्छी नहीं है, इसका मतलब बॉन्ड क्या होगा, खराब बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनेगा। जैसे नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच में अगर बॉन्ड बनना है तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन का साइज लगभग सेम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम सी होगी, तो साइज की वजह से, साइज सेम होने से p ऑर्बिटल आसपास के होंगे, तो p ऑर्बिटल अगर आसपास के होंगे तो ओवरलैपिंग वाले अगर फैक्टर को देखो तो ओवरलैपिंग अच्छे होने के चांसेस होंगे। लेकिन N और Cl के साइज में बहुत डिफरेंस है, N और Br के साइज में और भी ज्यादा, N और I के साइज में और भी ज्यादा, इसलिए बॉन्ड कैसा होता है, वीक होता है। क्लियर है बात? तो ये रीजन याद रखना है कि ये 3 हैलाइड क्यों पॉसिबल नहीं है। नोट हो गया सबका ये पॉइंट? बोलो बच्चों, ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है प्रॉपर? चलिए अब ट्राई हैलाइड में दूसरा पॉइंट करते हैं, हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं इनकी। ट्राई हैलाइड की अगर हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या होगा? जितने भी आपके हैलाइड हैं अगर ये हाइड्रोलाइज होंगे तो ये बनाते हैं, एसिड बनाएंगे सारे के सारे। कैसे कैसे रिएक्शन होगा देखिए, जैसे मान लीजिए NCl3 की रिएक्शन कराते हो, अभी आप बोलोगे, आप बोल रहे थे NCl3 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, रिएक्शन कहाँ से हो रही है ना।
अगर थोड़ा बहुत कहीं पे बनता है तो। NCl3 की रिएक्शन कराते हो, उसके बाद हमने ले लिया PCl3। हाँ, अगर कहीं पे किसी रिएक्शन में बन रहा है, एक्सेप्शन नहीं, एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब इतना कंटेंट में नहीं बनता है कि आपको उसको कंसीडर करो किसी रिएक्शन में। हाँ, जैसे NCl3 के बारे में ये बोला जाता है कि जहाँ पे भी ये बन जाता है एक्सप्लोसिव होता है। नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड जो है ना, एक्सप्लोसिव होता है, वहां की सिचुएशन क्या होगी? हाँ, बचेगा ही नहीं। NCl3, PCl3, फिर कौन सा हो गया? इसके बाद कौन सा आएगा? SbCl3, BiCl3। अब सबकी हो रही है किससे? हाइड्रोलिसिस हो रही है। क्या बनता है? प्रोडक्ट याद रखना, आर्सेनिक है क्या? पहले वाले केस से बनेगा NH3 एंड HOCl। HOCl को बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। HOCl को बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। PCl3 की अगर बात करो तो PCl3 में बनता है NH3 ना बन करके, NH3 तो बनेगा ही नहीं, PH3 नहीं बनता है, यहाँ पे बनता है HCl और H3PO3। HCl और H3PO3 बनेगा। SB यहाँ पे बनता है SbOCl। जैसे वहां पे HOCl बना था, यहाँ पे क्या बन रहा है? SbOCl और HCl। और तीसरे वाले में भी इसी तरीके का कंपाउंड बनता है BiOCl और HCl, BiOCl और HCl। ठीक है, SbOCl का स्पेशल नेम है स्टीबाइनाइल क्लोराइड। Sb को वैसे क्या बोलते हैं हम लोग? एंटीबनी बोलते हैं ना। इसका ये जो कंपाउंड है SbOCl, इसको क्या नाम दे दिया? स्टीबाइनाइल क्लोराइड। और जो BiOCl है इसको बोलते हैं बिस्मिथाइल क्लोराइड। बिस्मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है जेई में कि ये जो BiCl3 है ना, BiCl3 का जब एक्वस सोल्यूशन लेते हो तो एक थोड़ी देर बाद, इन दोनों की रिएक्शन के थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि एक व्हाइट कलर की टर्बिडिटी आती है। व्हाइट कलर का कर्डी सा पीपीटी आपको दिखाई देगा। वो कर्डी पीपीटी किस चीज का होता है? तो आप बताओगे BiCl3 वाटर से जब रिएक्ट करता है, हाइड्रोलिसिस होती है तो BiOCl बनता है, बिस्मिथाइल क्लोराइड, जो कैसा होता है? व्हाइट पीपीटी बनता है इसका। तो इसकी वजह से टर्बिडिटी आती है।
BiOCl को याद रखिए, व्हाइट होता है, टर्बिडिटी आती है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? यहां तक का पॉइंट क्लियर है? अब देखो, अब आगे बात करते हैं हम लोग। एक पॉइंट नोट करिए, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं, है ना, इसी से रिलेटेड है। स्टार बना के पॉइंट नोट करते हैं। पॉइंट नोट करिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ NCl3, हाइड्रोलिसिस ऑफ NCl3 occurs due to d orbital of Cl, d orbital of Cl, but hydrolysis of PCl3 is due to d orbital of phosphorus। NCl3 की जो हाइड्रोलिसिस हो रही है, जिसमें हमने क्या बनाया था अभी, अमोनिया और क्या बनाया था, HOCl बनाया था, इसमें Cl का d ऑर्बिटल यूज हो रहा है। लेकिन जो PCl3 की हाइड्रोलिसिस हो रही है, जिसमें हमने बनाया था H3PO3 और क्या बनाया था, और HCl बनाया था, इसमें d ऑर्बिटल यूज होता है फास्फोरस का। इसका क्या मतलब है? एक मिनट सोचो और बताओ। नहीं समझ में आया मैं बताऊं। दोनों सेंटेंस सही हैं, इसका मीनिंग क्या है? फर्स्ट वाले केस में क्या बता रही हैं आप? वो खाली है, ठीक है। मैम फर्स्ट वाले केस में जो Cl है उसने d ऑर्बिटल यूज कर लिया है नाइट्रोजन पर। d ऑर्बिटल यूज कर लिया है, और कोई? आराम से अपना दिमाग लगाओ, कोई वाली 1 मिनट का टाइम है आपके पास, आराम से सोचो, सोचने की कोशिश करो। किसी में d ऑर्बिटल किसी का लग रहा है, किसी हाइड्रोलिसिस का ही प्रोसेस हो रहा है। मैम फर्स्ट वाले में है कि d ऑर्बिटल यूज हो चुका और इसमें जो सेकंड वाले में है d ऑर्बिटल फास्फोरस का यूज हुआ है। तो यही तो मैं पूछ रही हूँ, क्यों हो रहा है यूज? यहाँ पे डिफरेंस पूछा था ना। डिफरेंस तो मैंने लिख ही दिया है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? एक में दूसरे का यूज हो रहा है, एक में दूसरे का। साइज की वजह से। साइज की वजह से। मैम क्योंकि एन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपने इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता, इसलिए क्लोरीन का। अच्छा,
बताया जाए? है बच्चों, लाओ बात करी जाए इसको। कहाँ गया रिएक्शन बैलेंस? लिख ले NH3 और यहाँ पे क्या बन रहा है 3HCl। कैसे बनेगा? 3H2O से बनेगा ना, और यहाँ पे बन रहा है 3HCl। देख पा रहे हो? देखो, मान लो, आराम से समझते हैं दूसरे तरीके से। मान लो हमारे पास NaCl कंपाउंड है ना, सपोज, है ना, और हम बात कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस की। तो हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब होगा? कोई पार्ट इससे जुड़ जाएगा, कोई पार्ट इससे जुड़ जाएगा, ऐसा ही होगा ना। Na+ से मान लो OH- आकर के जुड़ गया तो NaOH बन गया, और इससे आकर के ये जुड़ गया तो HCl बन गया। ठीक है। अब जुड़ने का मतलब क्या होता है? जुड़ने का मतलब है कि वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। कोई मान लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी केस में हम OH- की बात करें, हाइड्रोक्सिल आयन की, तो ये जो हाइड्रोक्सिल आयन होता है ना, हाइड्रोक्सिल आयन जो होता है ये बनता कैसे है? HOH है, वाटर। ये कैसे बनेगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के ये अलग हो गया, सेपरेट हो गया। ये सेपरेट होगा तो H+ हो जाएगा, ये अलग हुआ तो H+ के फॉर्मेट में, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के अलग होगा। ठीक है। अब ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी अगर देखो, वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के पास अगर ऑलरेडी देखो आप, तो 2 बॉन्ड बनाता है और 2 लोन पेयर तो इसके खुद के पहले से पड़े हुए थे। तो यानी कि ये जो OH- है, इसके ऊपर ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर आया और 2 लोन पेयर इसके पास ऑलरेडी थे। यानी कि ये जो OH- है, ये हाइड्रोक्सिल आयन कैसी स्पीसीज हो गई? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो गई। इतनी बात सबके समझ आती है? अब अगर ये OH- किसी के साथ जुड़ेगा तो वहां पे ऑर्बिटल खाली होना चाहिए इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए। ये ऑर्बिटल खाली होगा, उसमें ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर जाकर के पेयर अप होगा, है ना। अगर H+ को किसी से जुड़ना है तो कोई ऐसा ऑर्बिटल होना चाहिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो और उसके साथ जाकर के H जो हो वो जुड़ जाए। इतनी बात सबको क्लियर है? अब देखो दोनों केसेस में प्रोसेस क्या हुआ, ध्यान से अगर देखें। NCl3 था, H2O को जुड़ना है। अगर रिएक्शन को देखो तो Cl के साथ कौन जुड़ा? OH-। Cl के साथ कौन जुड़ा? OH- जुड़ गया, है ना। और यहाँ पे NH3N के साथ कौन जुड़ा? H जुड़ा, H+ जुड़ा। N के साथ कौन जुड़ा? H+ आकर के जुड़ा। इसका मतलब पूरे हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस में अगर फर्स्ट केस में आप देखो तो एक तरीके से नाइट्रोजन के पास कौन आया? H+ आया। नाइट्रोजन और H+ का एसोसिएशन बना, और ये जो आपका Cl था और किसका बना? Cl- और किसका एसोसिएशन बना? OH- का एसोसिएशन बना। अब H+ को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है तो वो जोड़ लेगा, है ना। H+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है, और नाइट्रोजन एटम ऐसा भी है जिसके पास आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये जोड़ लेगा H+ को, है ना, हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा। लेकिन Cl- की अगर बात करो तो Cl- को तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है नहीं, लेकिन Cl- के पास क्या है? वैकेंट d ऑर्बिटल भी है। Cl- के पास क्या है? वैकेंट d ऑर्बिटल है। तो वैकेंट d ऑर्बिटल है तो OH- उससे आकर के जुड़ेगा और ये जो अपने इलेक्ट्रॉन है उस d ऑर्बिटल में देगा।
तभी तो HOCl बन सकता है, पॉसिबल तो तभी है ना, क्योंकि OH माइनस के पास खुद इलेक्ट्रॉन थे, Cl माइनस के पास खुद ही माइनस चार्ज है, तो दोनों जुड़ क्यों रहे हैं, जुड़ कैसे रहे हैं, सोचने की बात ये है। तो कैसे जुड़ रहे हैं ये, OH माइनस अपने इलेक्ट्रॉन को इसके Cl के वैकेंट d ऑर्बिटल में दे रहा है और उसके थ्रू यहाँ पे एसोसिएशन बन रहा है। N और H के बीच में एसोसिएशन बना तो क्या बन गया, NH3। तो फर्स्ट केस के प्रोडक्ट तो जस्टिफाई होगा। अब सेकंड केस की अगर बात करो तो सेकंड केस में हमने क्या लिया, PCl3 वाटर की रिएक्शन कराई, बनाया क्या, H3PO3 बन रहा था ना, और HCl बन रहा है। अब इस केस में देखो ध्यान से, जो फॉस्फोरस है उसके पास ऑलरेडी d ऑर्बिटल है, फॉस्फोरस जो होता है उसके पास क्या होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल खुद ही होता है। अब Cl की जरूरत नहीं है, यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे इसीलिए चेंज हुए हैं, यहाँ HOCl इसीलिए बना है और यहाँ पे H3PO3 इसीलिए बन रहा है। क्यों, क्योंकि H3PO3 को अगर देखो तो ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसे एसोसिएशन होगा। तो फॉस्फोरस के वैकेंट d ऑर्बिटल के साथ कौन एसोसिएशन करेगा, यहाँ पे H2O का OH माइनस एसोसिएट हो जाएगा, और Cl माइनस के साथ कौन एसोसिएट हुआ, H प्लस एसोसिएट हुआ। Cl माइनस के पास चार्ज ऑलरेडी था तो वो H प्लस को एसोसिएट कर लेगा। तो यहाँ पे जो बेसिक कंपाउंड जिसकी हाइड्रोलिसिस करी जा रही थी उसके सेंट्रल एटम के पास खुद ही वैकेंट d ऑर्बिटल था, इसलिए OH माइनस जाकर के P के साथ अटैच हुआ, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट H3PO3 बना, जबकि पहले वाले केस में प्रोडक्ट H3PO3 नहीं दिखाई दे रहा है, HOCl दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे Cl का वैकेंट d ऑर्बिटल यूज हुआ और यहाँ पे किसका यूज हुआ है, सेंट्रल एटम का। इसका मतलब हाइड्रोलिसिस में प्रायोरिटी तो सेंट्रल एटम को ही दी जाती है और हाइड्रोलिसिस उसी के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन अगर सेंट्रल एटम के पास नहीं है तब क्या केस बनता है, तब साइड एटम जो दूसरा एटम होता है उसके वैकेंट d ऑर्बिटल से भी काम चल सकता है। ये पॉइंट क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए सब लोग। बेसिक पूरा करा देते हैं, जो स्पेशल कंपाउंड वाला सेक्शन है वो क्योंकि मेंस से हटाया गया है तो पहले सारे फैमिलीज के बेसिक्स करा देंगे एंड आफ्टर दैट फिर उन कंपाउंड्स को अलग से कराएंगे। जो बच्चे केवल मेंस पे फोकस कर रहे होंगे वो वहीं तक करेंगे, जो एडवांस पे फोकस करेंगे वो आगे तक करेंगे। अगली स्लाइड करूं, ये नोट हो गई? यस सर। पलक यस मैम। नोट कर रहे हो? यस मैम। हो गई? यस मैम हो गई। कर लिया? केमिस्ट्री में छोटे छोटे पॉइंट्स बना के लिखना बहुत पड़ता है और वो भी होता है कि उस समय जो लिखा हुआ वो बाद में पढ़ने में समझ में भी आ जाए। शॉर्ट लैंग्वेज भी होनी चाहिए बट ऐसी भी शॉर्ट ना हो कि मीनिंग चेंज हो जाए बाद में पढ़ने में।
हो जाए तो बोल दीजिए। वैभव, वंश, क्या हाल है तुम लोगों के? पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हर्ष तो थोड़ी देर अटेंड करके गायब हो लेता। मैम ने देख लिया, हम आ गए, खेल खत्म, पैसा रजा। चलो, ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस लिख लो, किसमें ज्यादा होगी किसमें कम होगी। कई बार तो ऑर्डर से ही क्वेश्चन पूछ देते हैं, ऑर्डर याद है तो बात बन जाएगी। NCl3 की सबसे ज्यादा है, फिर PCl3 की है, फिर ASCl3 की है, फिर SbCl3, फिर BiCl3। है ना? साइज बड़ा होता जा रहा है धीरे धीरे, इसलिए हाइड्रोलिसिस करना क्या हो रहा है, मुश्किल। अब ट्राई हैलाइड का लुईस बेस कैरेक्टर डिस्कस कर रहे हैं। लुईस बेस कैरेक्टर पता ही चल गया है, अभी हमने NH3 PH3 सबका डिस्कस किया है। लुईस बेस कैरेक्टर ऑफ ट्राई हैलाइड। कंपैरिजन दो तरीके का होगा, एक बार हेलोजन सेम ले लेंगे, एक बार एलिमेंट अलग अलग ले लेंगे। एक बार हेलोजन अलग अलग लेंगे, एक बार एलिमेंट अलग। तो पहले ऑर्डर लिख लो, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे रीजन, क्या रीजन है ना। पहला ऑर्डर जो है वो है NF3, NCl3, NBr3, Ni3। इसमें लुईस बेस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। लुईस बेस कैरेक्टर सबसे ज्यादा Ni3 का है, NF3, NCl3, NBr3, Ni3। अब इसका हमें क्या जानना है, कोई भी ऑर्डर है तो ऑर्डर है क्यों, उसका रीजन पता होना चाहिए ना। एक तो स्टेटमेंट आएगा और एक क्या आएगा, रीजन वाले क्वेश्चन आएंगे। तो इसका रीजन क्या हो सकता है कि बेसिक कैरेक्टर Ni3 का क्यों सबसे ज्यादा है। बोलो बोलो। देखो, जब कभी भी कंपेयर करना होता है तो कॉमन फैक्टर को भूल जाते हैं ना, तो क्या ध्यान रखना है हमको, नाइट्रोजन और फ्लोरीन का बॉन्ड है, नाइट्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड है, नाइट्रोजन और ब्रोमीन का बॉन्ड है, नाइट्रोजन और आयोडीन का बॉन्ड है। फ्लोरीन क्या है, साइज भी छोटा है, बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग है, और दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर देखो तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की उससे कम, और आयोडीन की उससे कम। अब फ्लोरीन क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है, फ्लोरीन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो अगर हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव स्पीसीज है तो इलेक्ट्रॉन को अपने पास से जाने देना चाहेगी। एक तो छोटे छोटे एटम्स है, नाइट्रोजन भी छोटा है, फ्लोरीन भी छोटा है, पास पास है,
तो लोन पेयर भी पास में होगा, तो उस लोन पेयर को फ्लोरीन भी तो अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो फ्लोरीन अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को बाहर जाने देगा, डोनेशन उतना इजी नहीं होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो डोनेशन ऑफ लोन पेयर इज नॉट सो इजी। क्योंकि फ्लोरीन खींच रहा है, तो यानी कि नाइट्रोजन के पास ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी, उतनी तेजी से क्लोरीन नहीं खींचेगा, उतनी तेजी से ब्रोमीन उससे और कम से खींचेगा, और आयोडीन उससे और कम से खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे जितनी ज्यादा होगी, वहां पे फोकस होगी उसके आसपास, उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा। क्लियर? अब एलिमेंट को चेंज करते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस एक ही हेलोजन लेते हैं और नाइट्रोजन फास्फोरस और इनको ले लेते हैं, तो क्या ऑर्डर मिलता है हमको? अगर हमने एलिमेंट को क्या किया, चेंज किया, एक बार नाइट्रोजन ले लो, एक बार फास्फोरस ले लो, फिर ले लो आप आर्सेनिक SbBi, सब हेलोजन सेम ले लीजिए, तो क्या सोचते हो आप क्या ऑर्डर होगा? आपकी बार हेलोजन सेम ले लिया, बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होना चाहिए? NH3 का सबसे ज्यादा होना चाहिए, BiH3 का सबसे कम, क्यों? एन का साइज छोटा है, तो वो सारे ये जो तीनों हाइड्रोजन है उसके सारे इलेक्ट्रॉन मतलब ज्यादा रिपल्शन होगा, और बाकी सबका साइज बड़ा है तो वो ज्यादा फैले होंगे, तो उतना रिपल्शन नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन वो आसानी से ले जाएंगे। अच्छा, देखो कैसे सोचना है इसको, ये हेलोजन तो कॉमन फैक्टर हो गया, तो कॉमन फैक्टर को तो भूल जाओ, है ना, कॉमन फैक्टर हो गया। अब हमें सोचना है नाइट्रोजन का साइज छोटा है, फास्फोरस का उससे बड़ा, AS का उससे बड़ा, SB का उससे बड़ा, और BI का सबसे बड़ा, तो साइज बड़ा होता जाएगा, तो लोन पेयर क्या होगा, फैलते जाएंगे बड़े एरिया में, जैसे पहले भी बात करी थी, बड़े एरिया में हो जाएंगे, और जैसे ही लोन पेयर बड़े एरिया में होंगे वैसे ही क्या होगा, डोनेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डोनेशन इजी है क्योंकि लोन पेयर बिल्कुल पास में फोकस्ड होंगे, यहाँ पे मान लो लोन पेयर दूर हो गए थोड़े, यहाँ पे मान लो और दूर हो गए, है ना, बड़े एरिया में, यहाँ पे और बड़े एरिया में, तो लोन पेयर क्या होंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे। तो डिस्पर्सल ऑफ LP इंक्रीजेस, इस डायरेक्शन में डिस्पर्सल ऑफ लोन पेयर इंक्रीज कर रहा है, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ये ऑर्डर नोट कर लीजिए। अब देखो इसके साथ साथ में एक और एग्जांपल दिया है, NF3 ये वीकर है देन NCH3 होल थ्राइस, NF3 वीकर बेस है किसके कंपैरिजन में, NCH3 होल थ्राइस।
यहाँ पे क्या लग गया, यहाँ पे फ्लोरीन था, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे फोकस तो रख रहा है पर कुछ खींच भी तो रहा है, कुछ खींच भी रहा है। यहाँ पे अपोजिट चीज लग गई, CH3 ग्रुप लग गया। CH3 ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो ये क्या करेगा, CH3 इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा फोकस करा देगा नाइट्रोजन के ऊपर, इसीलिए ये कैसा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। और NF3 इसके कंपैरिजन में क्या हो गया, वीक हो गया। क्यों, लेट ही तो शुरू हुई है क्लास, पढ़ो आराम से। अच्छा अभी पढ़ो, अभी तो पढ़ो। नोट हो गया ये पॉइंट ऑनलाइन, नोट और क्लियर। पेंटा हैलाइड तो कर ले, ट्राई हैलाइड हुए। ट्राई हैलाइड के बारे में जितना डिस्कशन था वो कर लिया हमने, अब हम करेंगे पेंटा हैलाइड। इस ग्रुप के पेंटा हैलाइड का डिस्कशन कर रहे हैं। पेंटा हैलाइड देखो, सबसे पहला पॉइंट, सबसे प्राइम पॉइंट, नाइट्रोजन और बिस्मथ। शुरू में नाइट्रोजन है, लास्ट में बिस्मथ है, ये दोनों पेंटा हैलाइड नहीं बनेंगे, नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड। रीजन क्या है, नाइट्रोजन के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 3 से वो बॉन्ड बना सकता है, एक लोन पेयर है उसके पास, है ना। तो पेंटा हैलाइड बनाने के लिए नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। नाइट्रोजन डोंट हैव d ऑर्बिटल है नहीं। 5 क्लोरीन को अटेंड करने के लिए, NCl5 बनाने के लिए नाइट्रोजन के पास 5 वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, तभी तो 5 Cl- आकर के अटैच होंगे उससे। तो इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है नहीं, तो d ऑर्बिटल है नहीं तो ये NCl5 नहीं बना पाएगा, NCl5 नॉट फॉर्म। अब आप बोलोगे Bi क्यों नहीं बना रहा है, Bi में तो होगा ना वैकेंट d ऑर्बिटल, Bi भी नहीं बना रहा है। Bi का रीजन दूसरा है, Bi हैवी एलिमेंट है, हैवी एलिमेंट में 2 इलेक्ट्रॉन जो लास्ट वाले NS वाले होते हैं वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते बॉन्डिंग में, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। Bi में क्या आ रहा है, नीचे की तरफ है Bi, तो हैवी एलिमेंट है, और हैवी एलिमेंट जो नीचे के होते हैं उसमें होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यूज ही नहीं होंगे बॉन्ड बनाने में। तो साइज तो इसका बड़ा है, d ऑर्बिटल भी है, लेकिन ये बना नहीं पाएगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, नॉट फॉर्म BiCl5, पेंटा हैलाइड नहीं बनेगा, ना तो नाइट्रोजन का और ना ही बिस्मथ का, दोनों के अपने अपने अलग अलग रीजन है। एक का एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल स्मॉल साइज, और एक का क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। चलो भाई अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की, बात करते हैं
कि पेंटा हेलाइड स्टेबल होगा या ट्राई हेलाइड स्टेबल होगा, क्या चीज ज्यादा स्टेबल होगी? नहीं और है ना, स्टेबिलिटी की बात कर। देख, ऑल पेंटाहेलाइड आर थर्मली लेस स्टेबल देन ट्राईहेलाइड। रीजन क्या है? PCl5 को जैसे ही हीट करोगे तुरंत PCl3 और Cl2 में टूटने की कोशिश करेगा। स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है। जैसे ही हीटअप किया, क्या कोशिश कर रहा है? ट्राईहेलाइड बनाने की। रीजन क्या है? देखो, PCl5 का जो स्ट्रक्चर है वो होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इस तरीके का। ठीक है। और PCl3 का जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर। दोनों के स्ट्रक्चर में क्या बेसिक डिफरेंस है स्टेबिलिटी के टर्म्स में अगर देखें तो? देखो, एक स्ट्रक्चर इस तरीके से है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये किसका स्ट्रक्चर है? PCl5, है ना। 3 Cl ऐसे 120 के एंगल पे हैं, एक ट्रायंगल के प्लेन में, और एक Cl ऊपर और एक Cl नीचे। मतलब कोई प्लेन सी ऐसी चीज है, इसके ऊपर एक त्रिशंकु लटका हुआ और एक त्रिशंकु, एक को नीचे लटका दिया, एक को ऊपर लटका दिया। PCl3 का स्ट्रक्चर कैसा है? सस्ता, सुंदर, टिकाऊ एकदम। जैसे जो रेगुलर शेप आपको ज्योमेट्री में बताए जाते हैं, कौन कौन से बताए जाते हैं? एक तो टेट्राहेड्रल, दूसरा आपका ट्राइगोनल प्लेनर, तीसरा कौन सा होता है? मतलब वैसी ज्योमेट्री जिसमें स्ट्रेन कम होगा, जिसमें बॉन्ड के इधर उधर जाने के चांसेस कम होंगे, लीनियर होगा, वो स्टेबल होगा। जैसे ये ट्राइगोनल प्लेनर है ना, तो 3 आराम से 120 पे स्टेबल स्ट्रक्चर बना रखा है। ये कैसा बना रखा है? स्टेबल स्ट्रक्चर बना रखा है। हालांकि जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हम इसको भी स्टेबल कहते हैं, लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो इस स्ट्रक्चर में 3 तो इस तरीके से नॉर्मल पड़े हुए हैं, 2 बॉन्ड ऊपर और नीचे हैं, है ना। तो इसके कंपैरिजन में ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है। इसलिए जैसे ही इस कंपाउंड को थोड़ी सी भी हीट मिलती है, हीटअप करते हो आप, ये वाले बॉन्ड को तोड़ करके इस स्ट्रक्चर में आना चाहता है। ठीक है। तो अगर स्ट्रक्चर वाइज देखें तो कौन सा बॉन्ड, कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है? ये वाला। इस वजह से जो पेंटाहेलाइड है वो क्या बनाना चाहते हैं? Cl2 निकाल करके तुरंत क्या बनाना चाहते हैं? ट्राईहेलाइड। क्योंकि Cl2 भी अच्छा स्टेबल है और PCl3 भी अच्छा स्टेबल है। दोनों कंपाउंड क्या है? स्टेबल। क्लियर है? नोट कर लीजिए। नोट हो जाए तो बोलिए। अगला पॉइंट नोट कर लीजिए, इसमें बहुत छोटा सा है। देखो, अगर हम बात करें PI5 की, किसकी बात कर रहे हैं? PI5, और हम कंपेयर कर रहे हैं PCl5 से। ठीक है। तो देखो क्या होगा, फॉस्फोरस और Cl अटैच है, और यहाँ पे फॉस्फोरस और आयोडीन अटैच है।
आयोडीन का साइज ऑब्वियस सी बात है, साइज क्या होगा, बड़ा होगा। किसके कंपैरिजन में, क्लोरीन के कंपैरिजन में। तो ये जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। और बॉन्ड लेंथ जब भी बड़ी होती है बॉन्ड कैसा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग तो होता नहीं। बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, पास पास आएंगे तो स्ट्रॉन्ग होगा। बॉन्ड लेंथ अगर बड़ी हो रही है तो क्या होगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। बॉन्ड अगर वीक हो गया तो क्या होगा, पीआई बॉन्ड आसानी से टूटेगा। PCl3 के कंपैरिजन में PI5 को तोड़ना क्या होगा, आसान होगा। तो पीआई बॉन्ड ब्रेकिंग is very easy in comparison to PCl bond breaking। अभी पहले हमने आपको सिखाया था कि PCl3 ज्यादा स्टेबल है PCl5 के कंपैरिजन में। अब आपको सिखाया कि PI5 और PCl5 में ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे PCl बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे PI बॉन्ड क्या है, क्लियर है बात, ऑनलाइन। चलिए भैया, अब इस हैलाइड पेंटा हैलाइड का लास्ट पॉइंट है आपकी क्लास का, आज की क्लास का लास्ट पॉइंट। लास्ट देख लें आपकी स्टार्ट कब हुई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। चलिए, अब ये जो पेंटा हैलाइड हमने करे इसके भी हम अभी हमने ट्राई हैलाइड के लुईस बेस कैरेक्टर देखे थे ना, अब पेंटा हैलाइड के भी देख लेते हैं। पेंटा हैलाइड ज्यादा आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, एक दिन में मुश्किल से 4 या 5 पॉइंट हो रहे हैं ना, इससे ज्यादा तो हो नहीं रहे कि आप उतना डाइजेस्ट कर सके। अगला आपका पॉइंट है पेंटा हैलाइड में ही है, लुईस एसिड कैरेक्टर। अभी हम लुईस बेस कैरेक्टर की बात कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, लुईस एसिड कैरेक्टर ऑफ पेंटा हैलाइड। कहानी बदलती हुई दिखाई दे रही है। एसिड कैरेक्टर का क्या मतलब है, लुईस बेस जो थे वो इलेक्ट्रॉन डोनर थे। अब ये क्या करेगा, PCl5 इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। कैसे एक्सेप्ट करेगा देखते हैं भाई। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे MX5 है, इसके पास कोई X माइनस आता है और ये MX6 माइनस बना लेता है। इसका मतलब इसने X माइनस को अपने साथ क्या कर लिया, जोड़ लिया, ऐड कर लिया। X माइनस के पास इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन लेकर के कोई आई स्पीसीज और इसके साथ जुड़ गई। इसका मतलब इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, लुईस के टर्म्स में लुईस एसिड। ठीक है, हुआ क्यों ऐसा, ऐसा इसलिए हुआ कि भाई जो M है
जो मेटल है, जैसे फास्फोरस हो गई, जैसे आपके आर्सेनिक हो गई, जैसे Sb हो गई, ये सब क्या कर सकते हैं आपके, ये जो मेटल है इसमें d ऑर्बिटल है, और अगर ये वैकेंट है तो वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, तभी ये बॉन्ड बनना पॉसिबल है। Bi X3 कहाँ आ गया, X5 होगा ना, X3 कहाँ बना, हाँ सेंट्रल मेटल के पास कमी है तभी तो ले रहा है। बिस्मथ का साइज सबसे बड़ा है, अपोजिट कह रहे हो, देखते हैं। अब देखो अगर MX5 को बोलो, जैसे तुम बोलना चाहो, मान लो एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, ये बन रहा है, मान लो PCl5 है, इसने Cl माइनस को एक्सेप्ट किया, इसने बना लिया PCl6 माइनस, है ना। तो अगर बात करो PCl में 5 में, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या था सेंट्रल मेटल, PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन बोलिए अंशराज, कनिष्का आप बोलिए, कनिष्का PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन, एक सेकंड। हाँ sp3d है ना, हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3d, यही तो स्ट्रक्चर है। पांच Cl लगे हुए हैं, लोन पेयर तो है नहीं इसके पास, है ना, सारे लोन 5 बॉन्ड है, तो 5 बॉन्ड के हिसाब से Z इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 हो गया, Z5 है तो sp3d बन गया। अब PCl6 माइनस में कितना होगा, sp3d2 हो जाएगा। पांच Cl तो ऐसे ही जुड़ गए थे, एक Cl किससे जुड़ जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ गया, है ना, माइनस चार्ज लगा दो, तो कितने बॉन्ड हो गए, 6 बॉन्ड हो गए, तो Z इज इक्वल टू 6 हो गया, तो sp3d2 हो गया। एडवांस में इस तरीके के भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, पेंटा हेलाइड एक और हेलोजन को जोड़ता है और फिर उसके बाद हेक्सा हेलाइड बनता है, उन दोनों के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट दे दी और आपको पहचानना है इस तरीके से करके कुछ, तो क्या कंपाउंड बन रहा है, आंख कान, इसीलिए बोला जाता है केमिकल बॉन्डिंग क्या है, हर चैप्टर में जाकर के इंट्रोड्यूस हो जाती है, कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है, क्लियर है बात। तो चलिए ये आज की क्लास का आपका लास्ट था, अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पे, मुझे लगता है नाइट्रोजन वाला ये वाला पार्ट तो खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग ऑक्सीजन फैमिली शुरू कर देंगे जनरल। थैंक यू।